हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त, झक्कास। तो हम लोग देख रहे थे इकोलॉजी। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण की। तो जो जैव विविधता एवं संरक्षण है, सबसे पहले तो इसके अंदर भी दिमाग में हमने जैसे पहले बोल रखा है, आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे को क्या समझना है? चैप्टर का नाम समझना है। नाम से पता चल रहा है कि इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारी जैव विविधताएं देखने को मिल रही है। सर, जैव विविधता क्या होती है? जितने भी आपको यहां पर ये क्या है, ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, अलग अलग जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हो गई? एक प्रकार की जैव विविधता हो गई। जैव विविधता हो जाती है। और इसी जैव विविधता को संरक्षण करना है, मतलब बचाना है, नष्ट होने से, विलुप्त होने से बचाना है, उसी को कहा जाता है संरक्षण। तो मतलब पहले हम बात करेंगे जैव विविधता की, और जैव विविधता को जब समझ लेंगे तब उसको हमारे को क्या है? बचाना है। मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उसको क्या है, उनको भी तो पता होना चाहिए हमारी धरती के ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल थी, क्या क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या छोड़ा। जैसे हमारे पूर्वज यदि सारा सब कुछ नष्ट कर देते तो क्या हमारे को ये जैव विविधता देखने को मिलती? नहीं देखने को मिलती। तो इसीलिए हमारे को भी हमारी जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, जैव विविधता का पता लगाना है, कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसका नाम, पता सब कुछ पता करना है। उसके बाद में क्या है, देखना है कि वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या नाम है, किसके अंदर आते हैं, ये सब देखेंगे। बाद में उनको संरक्षित करेंगे, मतलब विलुप्त होने से बचाना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको सब कुछ पता है, मेरा नाम पता है, क्या पढ़ाते हैं वो पता ही है। तो जैव विविधता, टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में जो क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिससे भी क्या है, जैव विविधता, बहुत सी चीजें आपने जैसे रोबोट मूवी देखी होगी एक, उसके अंदर आपको दिखाई देता है कि जैव विविधता नष्ट हो रही है नेटवर्क वगैरह से। साइंटिफिक रीजंस अलग अलग सब कुछ बताते हैं। तो एक्सटेंशन जो होता है बहुत से रीजन से हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं डायनासोर, तो डायनासोर का भी एक्सटेंशन हुआ था। तो उसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म है क्या है, वो विलुप्त होते हुए दिखते हैं हमारे को। तो उन्हीं को हमारे को क्या करना है? संरक्षित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता तो उसके अंदर बात की कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड को सबसे पहले पॉपुलर किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी वही होती है अलग अलग वैरायटी, जानवरों की, पादपों की, सबकी जो वैरायटी होती है उसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अलग अलग हमारे को देखने को मिलती। इस वर्ड को पॉपुलर किसने किया था? एनसीईआरटी में यही दिया, तो वो दिया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन है, इसने इसको पॉपुलरिटी प्रोवाइड करवाई, बायोडाइवर्सिटी वर्ड। वर्ड इन्होंने नहीं दिया था, बट क्या है, बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। अभी तो सर शुरू हुए हैं, अभी से पानी, बिल्कुल। जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है उसको पॉपुलर, जैसे कि आप लोग मेरे को पॉपुलर करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, आगे बड़ी कॉलेज में जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा नाम रोशन होगा ना। उन्होंने भी बायोडाइवर्सिटी नाम को क्या किया था? रोशन किया था, मतलब पॉपुलर किया था। ठीक है, तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी वर्ड। अब आते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी यदि हम बात करें तो अर्थ पर जो हमारी पृथ्वी है, ये गोला है, गोला का है, गोला। इस गोले पर हाँ, इस गोले पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे को क्या है, जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। मान लो तो ये जो अर्थ है, इस पर हमारे को डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्या है, जातियां,
मिलती है, और वो सबकी हो सकती है, पादपों की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना। तो जातियां देखने को हमारे को मिलती है, या फिर वैरायटी की बात करते हैं। तो अब इसमें देखो एनसीईआरटी के अंदर कुछ डाटा दे रखा है। एनसीईआरटी का डाटा तो देखो अभी बहुत पुराना है, तो बदल गया है, बट क्या है, डाटा तो डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, बट इसके अंदर क्या है, ऐसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा कौन सा है। तो देखो डाटा के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आपको सबसे ज्यादा जो है भृंग है, चींटियों की कितनी है, 20,000 से अधिक प्रजातियां। ठीक है, भृंगों की, जो भृंग होते हैं उसकी क्या है, बीटल जिसको कहते हैं, 3 लाख के आसपास। मछलियों की 28,000 के आसपास और प्रजातियां हैं, और ऑर्किड की लगभग 20,000 के पास में प्रजातियां हैं। तो ये हमने देखा, यहां पर लिख देते हैं कि यहां पर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है भृंग जो है, भृंगों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो एनसीईआरटी इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा वैरायटी आपको जातियों में देखने को मिलती है, किसमें, भृंग में, या फिर बीटल्स के अंदर जो इंग्लिश में बात करते हैं तो देखने को मिलती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। बस एनसीईआरटी का डाटा था, उससे हमने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, रटने की जरूरत नहीं है। और क्या बात की हमने, और हमने बात की कि भाई बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, पॉपुलर किसने किया था भाई, पॉपुलर किया था एडवर्ड विल्सन, सेकंड पेज पर दे रखा है। ठीक है, तो एडवर्ड विल्सन ने किया था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना होता है तो हम वहां पर लगा देते हैं क्या, हार्ट लगा देते हैं, हार्ट दिल दे देते हैं इसको, ताकि आप लोग याद रखो इसको, है ना। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। तो यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो ये हमने बात कर ली, ये वाली बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम बात करते हैं, विभिन्न स्तर की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग चेंजेस देखने को मिलती है। हमारे को कोई वैरायटी है, उस वैरायटी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। यहां पर देखते हैं कि हमारे को सबसे पहले है जेनेटिकल मतलब आनुवांशिक, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक चेंजेस, जिसके आनुवांशिक। पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा है सर चेंज कर दीजिए कलर, पिंकी लग रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी हर जगह लिखा जाएगा ताकि आप एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दें, जितनी आप हमें देते हैं उतनी एनसीईआरटी को भी दें। ठीक है, तो देखते हैं, जो राउवुल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, राउवुल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, इसके अंदर क्या है, हमारे को औषधि के रूप में, रसायन के रूप में, तो राउवुल्फिया नाम ही इतना खतरनाक है, वोल्फिया वोमिटोरिया, वोमिटिंग नहीं, उल्टी नहीं, वोमिटोरिया। ठीक है, वोमिटोरिया इसके अंदर क्या होता है, रसायन होता है, क्या होता है, रसायन होता है, जिसको कहा गया है रासायनिक पदार्थ रेसरपिन। क्या कहा जाता है, रेसरपिन। अब रेसरपिन है इसके अंदर, इसकी सांद्रता, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन होती है कि नहीं होती, तो उसको कहा जाता है सांद्रता। सर ये सांद्रता क्या होता है, ये सांद्रता कौन सी बला का नाम है समझते हैं ना आप इसको, पावर, शक्ति, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग चीजें होती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग अभी समझ लेंगे कि सांद्रता आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं ना। तो एक औषधिक पौधा है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, क्या है, एक क्या है, औषधि। एनसीईआरटी क्या, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़ेंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास समय कम है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़नी है ना। तो इसके अंदर जो सांद्रता के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है बात करते हैं, तो उसके आनुवांशिक विविधता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए और भी देखो, ये तो हो गया रेसरपिन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रेसरपिन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, दो अलग अलग जगह पर जाएंगे तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमारे को डिफरेंट देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलती है, तो वो अलग अलग वैरायटी हो गई, तो इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
अलग देखते हैं, चावल है, ठीक है, और आम है। चावल के उपभेद जो है हमारे को 50,000, के का मतलब होता है 1000, है ना। और आम की किस्में देखने को, वैरायटी देखने को मिलती है हमारे को कितनी, आम मतलब मैंगो, उसकी 1000, है ना। क्लियर। यहां पर देखो उपभेद, वैरायटीज मतलब किस्में, ये डाटा ध्यान रखना है। वो वाला फर्स्ट वाला याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला याद रखना है। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, मतलब आनुवांशिकी की बात कर रहे हैं हम लोग, आनुवांशिक, ठीक है। तो उसके अंदर हमने बोला वेरिएशन जीन के अंदर हो तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे को क्या है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, उससे नई वेराइटीज मिल जाती है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि 50,000 से अधिक जो राइस है, चावल की उपभेद देखने को मिलते हैं, और आम की कितनी, 1000 किस्में देखने को मिलती है। ये भी एनसीईआरटी का है, तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रजाति विविधता। वो तो हमने किस्म और उपभेद की बात की, अब हम बात करते हैं प्रजाति की विविधता, है ना। चलिए अब इसमें देखिए, यदि हम बात करते हैं जैविक, सेकंड नंबर है, यदि स्पीसीज की बात करते हैं, स्पीसीज मतलब जातियों की विविधता की बात करें, तो उसके अंदर देखो जो पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में उभयचर प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। देखो हमारे को, हम तो बहुत अच्छा डायग्राम बना लेते हैं ना, बहुत अच्छा डायग्राम बना लेते हैं, तो बनाते हैं इस गोले के अंदर। चलिए बनाते हैं। यहां देखिए कि हमारे को बनाना है इंडिया का नक्शा, ये गुजरात बना दिया, ये तमिलनाडु वगैरह बना दिया, और ये नीचे का पोर्शन, ये है हमारा नीचे का नक्शा, है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, आपको पता है ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी। अब इधर से जब बारिश होगी ऐसे, तो इधर क्या है, बारिश ज्यादा होगी जंगलों में, क्यों, पहाड़ आएंगे, पहाड़ और समुद्र से जिसके, तो यहां पर हमारे को जो है, यहां पर हमारे को क्या है, पश्चिमी घाट में उभयचर प्रजातियां, जो उभयचर है इस जंगलों में, पश्चिमी घाट वाले में, यहां पर उभयचर प्रजातियां हैं, वो क्या है, ज्यादा मिलेगी। क्या है, ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में। यहां पर क्या है, कम देखने को मिलती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो उभयचर प्रजातियां जो है कहां पर अधिक देखने को मिलती है, तो यहां पर ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारा भारत माता है, भारत, ठीक है। तो इसमें देखो लाइन यही लिखी हुई है, जो पश्चिमी घाट है, जो ये पश्चिमी घाट होता है इधर वाले साइड, ये ऊपरी गुजरात है, यहां पर, यहां गोवा है आपका, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है पश्चिमी घाट वाला, इसमें आपको उभयचर प्रजातियां हैं, उसकी जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। किसके कंपैरिजन में, ये कोलकाता साइड वाला है, तो इसके अंदर क्या है, पूर्वी घाट, इधर वाली साइड से बंगाल की खाड़ी, तो यहां से यहां पर जैव विविधता क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो यही क्या है, एनसीईआरटी की लाइन ने बोला है, ठीक है। वेस्टर्न घाट है और ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा कहां पर है, पश्चिमी घाट पर है। अब तीसरा बात करते हैं इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकीय बात करें यदि, ठीक है, इकोलॉजिकल यदि बात करते हैं, किसी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, तो उसके अंदर जैव विविधता भी देखने को
मिलती है। थर्ड नंबर, 3 दे रखे हैं, 2 बात कर ली, थर्ड की बात करते हैं। तो यहां पर देखो भारत में पारिस्थितिक तंत्र में बहुत अधिक विविधता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। इकोसिस्टम हमने अलग अलग बात की है, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। तो उसी के अंदर यदि हम बात करते हैं रेगिस्तान, किसकी बात करें, रेगिस्तान, ठीक है। फिर या फिर वर्षा वन हो, या फिर मैंग्रोव, या फिर प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ कहा जाता है। किसको किसको, प्रवाल भित्तियां को हिंदी में लिख देते, सारे हिंदी में लिखे हैं तो। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की अलग अलग जगहें हो गई है, और इन सब के अंदर हमारे को क्या है, स्पीसीज की जो है डाइवर्सिटी है, वो क्या घनत्व है, वो क्या है, भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो पारितंत्र है ये अलग अलग टाइप के, इन सब के अंदर भी। तो ये हो गया आपकी कौन सी डाइवर्सिटी होगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाती है। सबसे पहले जेनेटिकल की बात की हमने, जिसके अंदर राउवुल्फ या वोमिटोरिया की बात की, उसके अंदर रेसरपिन की बात की। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हमने किसकी बात की, सेकंड वाला कौन सा था, कौन सा था, भूल गया मैं भी, कौन सा था, स्पीसीज। ठीक है, थर्ड वाले पे हमने बात की कौन सी, सामने पड़ा यार, इकोसिस्टम वाली बात की। तो इसके अंदर हमारे को अलग अलग के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कि सर आपकी बुरी एक्टिंग के लिए 50 रुपए आपके काटे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी पर तो कितनी प्रजातियां हैं, तो पहले हम बात कर लेंगे पृथ्वी पर, और उसके बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी के अंदर आता है भारत। सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया। तो उसके अंदर देख लेंगे पहले इसमें, फिर इसमें। तो यहां पर देखो उष्णकटिबंधीय देशों की तुलना में जो समशीतोष्ण में प्रजातियों की सूची अधिक पूर्ण है। अधिक पूर्ण, आप ही सोचो यार, दिमाग लगाओ, कहीं पर स्पीसीज जातियां कम, क्या है, कम। अब मान लो 2 क्लासेस, एक क्लास के अंदर बच्चे कम है, तो मैं इजीली काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे, मान लो 10 ही है। अब एक के अंदर 100 भरे हुए हैं, तो मेरे को काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं यहां पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, वो अधिक होती है। किसके अंदर, कोई पृथ्वी, अब इसके अंदर बहुत सारे देश होंगे, तो जो उष्ण कटिबंधीय देश होते हैं, उष्णकटिबंधीय देश है, इसके अंदर क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता अधिक है ना, क्या है, अधिक है। जब जैव विविधता अधिक है, तो क्या वहां पर हम लोग जैव विविधता का पता पूरा तरीके से लगा पाएंगे, सूची बना पाएंगे। सूची क्या होगी, अपूर्ण होगी, मतलब कम होगी। यहां पर देखो सूची अधिक पूर्ण, तो यहां पर क्या होगी, सूची कम पूर्ण है, मतलब अभी पूरी तरीके से सब जातियों का पता नहीं लगा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होता है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, अब समशीतोष्ण के अंदर क्या है, जैव विविधता कम है। समशीतोष्ण वाली कंडीशन है, तो इसमें क्या है, जैव विविधता कम है, जैव विविधता, सॉरी, जैव विविधता। अब समशीतोष्ण वाली कंडीशन, वहां पर जैव विविधता हमने पहले ही बात की थी, क्या होती है, कम होती है। तो जब यहां पर जैव विविधता कम है, तो यहां पर क्या हमारे डाइवर्सिटी का इजीली हमने सबको काउंट कर लिया। जहां विविधता कम, इजीली काउंट कर पाएंगे कि नहीं, तो जैव विविधता कम है, तो सूची क्या होगी, सूची पूर्ण होगी या फिर ज्यादा पूर्ण होगी। मतलब बहुत सी जातियों को हमने पता लगा लिया, वहां पर कुछ ही जातियां
बची है जिनका पता लगाना है, क्योंकि वहां पर कम ही है तो पहले जल्दी से पता लगा लिया, और यहाँ पर क्या है अधिक है, तो उसके कारण क्या है हमारे को पता लगाने में क्या है यहाँ पर टाइम अधिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता क्या है ज्यादा होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली चीज समझ में आई। उष्णकटिबंधीय के अंदर क्या है जैव सूची जो है, जैव विविधता के बारे में हमारे को पूर्ण रूप से ज्ञान अभी नहीं है, क्योंकि वहां पर जैव विविधता ज्यादा है। बट यदि हम बात करते हैं समशीतोष्ण देशों की, उसके अंदर क्या है जैव विविधता कम होती है, इसलिए वहां की सूचियां अधिक पूर्ण है, मतलब वहां की जो जितनी जातियां प्रेजेंट होती है लगभग सबके बारे में जानकारी मिल गई, कुछ बची है, बट यहाँ पर अधिक बची हुई, मतलब सूची अभी पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आए तो हार्ट तो बनता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग बना देते हैं हार्ट। हर्ट होता है हार्ट, है ना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, क्या नाम है भाई? रॉबर्ट। अब रॉबर्ट जी के अनुसार क्या है, में वैश्विक जातियों की जैव विविधता को लगभग कितना है 7 मिलियन मानते हैं। रॉबर्ट जी है वो क्या कहते हैं भाई, यहां बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, रॉबर्ट जी के अनुसार जो वैश्विक पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल स्पीसीज की बात करते हैं ना, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, ग्लोबल की बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पहले बोला ना पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी, उसके अनुसार लगभग कितनी है 7 मिलियन है। कितनी? 7 मिलियन। ठीक है भाई, उन्होंने अनुमान लगाया है इतना कि लगभग 7 मिलियन है, मतलब कितनी है 7 मिलियन। क्लियर? लगभग 70 लाख के आसपास। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि वैश्विक अनुमानों के अनुसार अब तक कुल जातियों में से केवल 22% ही दर्ज की गई है, अकॉर्डिंग टू मे। रॉबर्ट मे, रॉबर्ट, यहां पर रॉबर्ट लिख दिया है खाली, वहां पर मे लिख दिया है खाली, तो रॉबर्ट मे लिखना है ना, वरना बेचारे बच्चे बोलेंगे मास्टर इधर आओ। मास्टर मे के अनुसार, ठीक है, मे जी, रॉबर्ट मे जी। मास्टर बाहर आओ अभी, ऑनलाइन से ऑफलाइन में आओ फिर बताते हैं। रॉबर्ट मे जी के अनुसार कि भाई जो अभी जातियां हैं उसका केवल 22% ही अभी हमारे को क्या है रिकॉर्ड में है, बाकी सबका तो अभी हमारे को पता ही नहीं चला है। कितनी जातियां आके चली भी जाएगी हमारे को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो अनुसार है कुल जातियों में से कितने, केवल 32% ही दर्ज की गई है, मतलब केवल 32% का ही हमारे को क्या लगा है अभी पता लगा है, दर्ज की गई है, ओनली 22%। क्लियर? मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, एक बार देख लोगे ना तो उससे समझ में आ जाएगा। इतनी थ्योरी को उसमें इधर लिख देता हूं बस। रॉबर्ट मे के अनुसार केवल 32% दर्ज है। ठीक है, तो देखने की पढ़ने हाथ, सभी जातियों में से 70% से अधिक तो जानवर है, और सभी जो जातियां हैं उनके अनुसार कि जो जितनी भी जातियां हैं सभी, मतलब टोटल है ना, इतना तो यार आपको आता है, टोटल का 70 से अधिक मतलब 70% से भी ज्यादा, 70% से ज्यादा तो क्या है जानवर है, मतलब 30% से भी कम प्लांट है, क्या है जानवर है। और यदि हम बात करें बाकी 70 नेक्स्ट बाकी वाले हो जाएंगे 30% प्लांट वगैरह सारे सब कुछ उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहां पर बात करें तो कीट है और जो जानवर है ये अब बात करें जानवर की, तो इन जानवर में से यदि मैं बात करूं किसकी, जानवर में से प्रतिशत निकालना है ना, तो यदि हम बात करें तो 10 जानवर में से 7,
ये तो बात कर ली टोटल में से ना, टोटल में से, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल में से 70% क्या है? यदि 100% होता है 100% का 70% की जानवर है। बट अब यदि हम बात करते हैं कि टोटल 10 जानवर है, टोटल कितने हैं? 10 है, 10 जानवर है, 10 जानवर है, तो 10 में से जो 7 जानवर है वो क्या है? कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े हैं, मतलब इंसेक्ट है। कितने? 7, मतलब 10 में से 7 क्या है? कीड़े हैं। वही सेम 100 में से 70% ये भी हो जाते हैं। इसको समझ में आया कि नहीं आया? इसको वापस से आपको मैं आगे वाली स्लाइड में यहां पर समझा देता है ना, यहां पर, यहां समझा देता हूं। इधर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि रॉबर्ट मे के अनुसार ओनली अभी तक 22% ही पता लगा है। पहली बात, टोटल स्पीसीज जो है, टोटल है, टोटल तो कितनी होगा? 100%। तो 100% का 70% जो है वो क्या है? एनिमल, एनिमल या फिर जानवर। ठीक है। और इस अब इसमें अब जानवर हो गए ना, अब टोटल, अब जानवर के अंदर की बात करते हैं। तो इन जानवरों के अंदर यदि हम बात करें, मान लो यदि टोटल 10 जानवर है, टोटल माना कि कुल 10 जानवर एनिमल है, तो उसमें से 7 कीड़े हैं। ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। तो इसको आपको क्या है? ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? एक बार वापस समझ लो कि यहां देखो, टोटल अभी तक कितना पता लगा है? 22%। उसमें से यदि बात करते हैं टोटल 100% है, टोटल 100% है, उसके 70% क्या है? जानवर है। 70% क्या है? जानवर है। अब जानवरों में बात करें, यदि माना कि 10 जानवर है, तो 10 में से कितने? 7 जो है वो क्या होंगे? कीड़े होते हैं। मतलब 70%, टोटल कुल जानवरों का 70% ही भी क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। और ये कीड़े किसके अंदर आते हैं? ये लोग, आप लोग बताओगे कि इंसेक्ट है। कौन से एनिमल किंगडम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो किसके अंदर आता है? ये आप लोग बताओगे मेरे को, इंसेक्ट्स जो है वो किसके अंदर आते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया में, ओहो चमचमा रहा है ये हमारा भारत, हमारा भारत महान। यदि हम बात करें भारत में, इंडिया में, तो हमारे को क्या है? जो प्लांट स्पीसीज है, पादप, वो मिलती है 1 लाख से ज्यादा। कितनी? 1 लाख से ज्यादा। ये ज्यादा का निशान 1 लाख, 1 लाख। और एनिमल है वो 3 लाख से ज्यादा। जानवर या फिर जंतु, जंतु ज्यादा अच्छा लगता है ना जानवर से, जंतु, वो कितने? 3 लाख से ज्यादा है। और देखो बाकी बहुत से अभी तक पता लगाना बाकी पड़ा है, अभी सब कुछ पता लगा नहीं है। तो ये तो हमारे इंडिया में है, भारत में देखने को मिला। तो इसमें देखो प्लांट से तो कई गुना ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके अंदर क्या है ना, चार्ट दे रखा है। ये इस चार्ट को आपको अच्छे से चार्ट लेना है ना, इस चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना है। यदि आपको वीडियो में सही से नहीं दिखाई दे क्योंकि व्हाइट कलर का है, तो यदि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो आपको एनसीईआरटी में देखना है। ये चार्ट दे रखे हैं तीनों, और तीनों को चार्ट लेना है। तो सबसे पहले कशेरुकी के अंदर यदि हम बात करते हैं, तो कशेरुकी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्या। तो सबसे ज्यादा यदि कशेरुकी की बात करते हैं, वर्टिब्रेट की बात करते हैं, तो जो मछलियां हैं वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है।
फिर हम बात करते हैं अकशेरुकी की, तो उसके अंदर तो हमने भाई कोई डाउट है ही नहीं, कीट आते हैं, अभी बात की है, सबसे ज्यादा कीट है तो फिर यहां तो डायरेक्ट कीट होंगे ही, और कीट आते हैं किसके अंदर, ऑर्थोपोडा में आते हैं, है ना, तो ध्यान रखना कीट। और फिर पादप के अंदर बात करते हैं, तो पादप के अंदर सबसे कम होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ज्यादा है यहाँ पर आपको क्या है, कवक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये उसी का अरेंजमेंट दे रखा है, जो ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसी का अरेंजमेंट वहां पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग एक बार देख लो। सबसे ज्यादा यदि हम कशेरुकी की बात करें, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया, एमसीक्यू आ सकते हैं यहां से ना, तो यदि हम बात करें, तो यदि बात कशेरुकी के अंदर, तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा पता होगा ना, क्वेश्चन आधा तो आप वहीं सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मछली होती है, अकशेरुकी में कीट होते हैं, और पादपों में सबसे ज्यादा होते हैं क्या, कवक देखने को मिलते हैं। ये लिखना भूल गया था यहाँ पे। और ये यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, इसको तो आप 5 स्टार लगा लीजिए ना, जितने स्टार लगा सकते हो लगा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है बहुत बार इससे रिलेटेड। तो यदि हम बात करते हैं किसके अंदर, डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा फिशेस होती है, उसके बाद में तो एक एफबी आता था, फेस जो भी है, ऐड नहीं करेंगे किसी का भी, तो जो फेसबुक आता था, तो एफबी, तो इससे ध्यान रखना, जो है फिश होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर एफबी, अब राम, कोई भी एक लड़का है, कोई लड़का है, कोई लड़का है जिसने क्या है, अपना एफबी अकाउंट बनाया है ना, ठीक है, भगवान का नाम हम ऐसे थोड़ी ना लेंगे, भगवान को तो हम ऐसे नमस्कार करेंगे, भगवान का तो कोई लड़के का भी नाम हो सकता है ऐसे नॉर्मल, तो उसका है, उसने क्या, कोई लड़का है जिसने क्या एफबी अकाउंट बनाया है, तो क्या एफबी राम, कि जो एफबी अकाउंट है वो किस नाम से बनाया है, उसने राम के नाम से बनाया है। तो इस प्रकार से आप ये ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया वर्टिब्रेट्स का। अब यदि बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो और उसमें तो इंसेक्ट वाले में सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही होता है, बहुत ज्यादा होता है, 50% से भी ज्यादा। तो उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा होती है फंगस, ठीक है, फिर उसके बाद में होता है एंजियोस्पर्म, उसके बाद में आता है एल्गी और टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट वैसे तो किससे, पी से शुरू होता है ना, और उसके बाद में होता है जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर आप लोग याद रख सकते हो FAA, तो FAA को आप ऐसे ही समझ लो कि फादर, FAA फादर, यहां पर PG, जो PG रूम होते हैं ना, तो वहां देख लो फादर PG। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि जो फादर का है, PG किसका है, हमारे फादर का है, जो PG बना रखा है, हॉस्टल बना रखा है, वो किसका है, हमारे फादर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे करके आप ट्रिक से, ये क्या है, ट्रिक है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं निकालना है ना, ट्रिक होती है ऐसे ही याद करने के लिए, कुछ भी बना लो, तो उसको आप अपने मन से भी बना सकते हो। तो यहाँ हो गया FB राम, ये तो हो गई आपकी वर्टिब्रेट्स की। और यदि हम प्लांट्स की बात करते हैं तो FAA, और यहाँ पर आप AA में कंफ्यूज मत होना, एंजियोस्पर्म ज्यादा होता है, एल्गी कम होती है, थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से फादर PG, ठीक है, फादर PG के अकॉर्डिंग ऐसे आप याद रख सकते हो। और यदि हम क्लियर हो गया, तो ये दोनों आपका इस प्रकार से ऑर्डर है, ये वाला इस चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना है, और ये वाले याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको बहुत मस्त मजे से समझ में आई होगी। पढ़ा कौन रहा है, यदि मैंने आपको बोल दिया एनसीईआरटी क्लियर कर ली, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम की यदि हम बात करें, चाहे अभी हम 12th की बात कर रहे हैं ना, 12th क्लास में है, तो 12th के एग्जाम हो, ठीक है, या फिर CUET का हो, या फिर UPC नेट हो, ठीक है, या फिर नीट हो, आप लोगों के लिए, सबके लिए कोई भी एग्जाम हो, कोई नर्सिंग का एग्जाम हो, नर्सिंग भी अब, नर्सिंग जो है वो भी अब नीट से होने लग गई है ना, तो सबके लिए एनसीईआरटी जो होता है यही सब कुछ है। तो एनसीईआरटी यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे देख लिए,
इन सब एग्जाम के लिए क्या है, आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो एनसीईआरटी की लाइनों को आपने यदि अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी डाउट आपको आने ही नहीं है फिर। अब एक बात और है कि भाई जो एरिया है इंडिया का, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है ना। इसको भी समझा देते हैं हिंदी में, वरना बच्चे बोलेंगे सर मिलो बाहर फिर बताते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए लिखता हूं ताकि बच्चे को भरोसा हो जाए कि हाँ एनसीईआरटी ही सब कुछ है। यदि हमारे को कुछ फोड़ना है एग्जाम तो उसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी। 98% 97% क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आएगा। यदि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन होगा वो भी रिलेटेड होगा एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो इसमें देखो कि इंडिया है वो पूरा लैंड की बात करते हैं ना, जगह की बात करते हैं, वो कितना है 2.4%। कितना है 2.4% है। मतलब पूरी जो इंडिया का जो लैंड है, एरिया है, वो पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं तो जो स्थल उसका कितना है, लैंड एरिया है वो उसका 2.4% है। बट यदि हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करता हूं, जो विश्व के अंदर जो जैव विविधता है, विश्व के अंदर जो विविधता है उसकी कितनी 8.1। मतलब समझो, आप इस चीज को समझो अच्छे से कि एरिया कम है उसके बावजूद भी डाइवर्सिटी ज्यादा है इंडिया के अंदर। एरिया तो कितना है टोटल का 2.4% है। 100% होता है ना टोटल, उसका 2.4% ही है। बट वहां पर जैव विविधता कितनी है, टोटल की 8.1 होती है। तो इसका मतलब सोचो कि जैव विविधता, हमारे जो इंडिया की जैव विविधता है वो पूरे विश्व की 8.1 है, और स्थल है जो है वो कितना है 2.4। हाँ 2.4, ठीक है। तो देख लो आप लोग कितनी ज्यादा जैव विविधता है हमारी। यार आप लोगों के लिए कितना चिल्लाते हैं और आप लोग यार प्यार नहीं दिखाते हो। नोट्स चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी ना मिले कमेंट करना है, मेरा नाम लिख लेना, मिल जाएंगे नोट्स, है ना। मैं खुद जवाब दूंगा आप लोगों को। और कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, बायो से रिलेटेड हो या एग्जाम से किसी चीज से रिलेटेड हो, कमेंट करना है, मेरा नाम लिख देना साथ में, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। और नहीं तो फिर हमारा नंबर जो है उस पर कांटेक्ट कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट कर लेना, पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। ऐसा ना हो कुछ और बोलो सर हमारी तो ये कमेंट। अब यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है नियरली, यदि हम बात करते हैं 45,000 स्पीसीज जो है रिकॉर्ड में, वो जो पहले डाटा देखा था ना 1 लाख 3 लाख, तो एक अनुमानित था कि इतनी हो सकती है। बट अभी तक कितनी पता है, रिकॉर्ड में कितनी है, वो है कि जो प्लांट है, पादप है। सर इतना काहे चिल्ला रहे हो, हमारे को सब सुनाई देता है, हम बहरे नहीं हैं। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, सब सुनाई देता है मैं बहरा नहीं हूं। डायलॉग मारना नहीं आता मेरे को। तो वैसे ही पादप के अंदर यदि बात करते हैं तो 45,000 स्पीसीज, 45,000 स्पीसीज प्लांट की है। बट इसकी डबल, 2 गुना से अधिक, देखो ट्वाइस एज में एनिमल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की क्या है, इसकी 2 गुना है। मतलब 90,000 से ज्यादा अभी रिकॉर्ड में है। बट अनुमान कितनी की गई थी, अनुमान की गई थी कि 3 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, और प्लांट की है वो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। वो क्या है, अनुमान लगाया गया है। और ये क्या है, इतनी रिकॉर्ड के अंदर है। रिकॉर्ड मतलब इतना तो हमारे को भाई पता चल गया है, इतनी तो हमने सूची बना ली है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया भाई, अभी टाइम है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें बात करते हैं यदि जैव विविधता के अंदर जो प्रोकैरियोट होते हैं उसके भाई निश्चितता, जो भाई जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया है वगैरह है, तो जो प्रोकैरियोटिक है उसके बारे में भाई नहीं बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों नहीं बताया गया भाई, ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई इनसे जो भाई इनके बारे में नहीं बताया गया। कुछ तो खास बात होगी भाई, जैसे आप लोग खास हो, ये भी खास है ना। गर्मी लग रही है बहुत,
गर्मियां आ गई है अब। तो इसकी भाई क्या ऐसी भाई गलती हो गई थी जिसके कारण भाई इनके बारे में नहीं बताया गया। तो जो पारंपरिक विविधता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव की प्रजातियों की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है। जो सिस्टम बनाया गया है उससे क्या है, इनके अंदर क्या है, जो चेंजेस होता है ना वो बहुत जल्दी होता है। इसके अंदर की म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन वो बहुत जल्दी होता है। जिसके अंदर अब जैसे हमने देखा था, कोई भी डिजीज उत्पन्न करता है ना, तो कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी डिजीज, वो क्या चेंज जल्दी हो जाते हैं। और उनको भाई सही से डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग यदि हम पहचानना हो कुछ कर, तो उनको नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस विधि से अपना रहे हैं ना बाकी सब में, वो इनके अंदर अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके कारण क्या है, इनके लिए वो चीज है वो सेट नहीं बैठ पाई, उपयुक्त तो नहीं है। और कई प्रजाति प्रयोगशाला स्थितियों में पालन योग्य नहीं है। मतलब क्या है भाई, मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चर्ड। मतलब जो यदि हमारे को भाई कोई भी चीज का पता लगाना पड़ेगा तो क्या है, प्रयोगशाला में रखना पड़ेगा भाई, है ना। प्रयोगशाला में रखना पड़ेगा, उसमें प्रयोग करने पड़ेंगे, उसके बाद में उसको पहचाना जाएगा, पता किया जाएगा, उसके साथ में सब कुछ बताया जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, ठीक है। बट उनको क्या है, लेबोरेटरी के अंदर क्या है, हम कल्चर नहीं कर पा रहे, रख ही नहीं पा रहे, सही से ग्रो ही नहीं करवा पा रहे। तो उसके अंदर क्या है, इसके कारण क्या होता है, उसके बारे में हमने इसको इनमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। बाकी भाई पता उनका भी लगाया जा रहा है डाइवर्सिटी का, बट उसका क्या है, वो चेंजेस जल्दी हो जाते हैं ना, तो इसको सही। बाकी कोई भी डिजीज होती है तो हम क्या है, कल्चर करवाते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी लैब वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम कल्चर करवा के डिजीज का पता लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, ठीक है। बट इनके अकॉर्डिंग ये एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी के ही दोनों लाइन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर देखो ये वाला जो है हमने पहले समझ लिया है, जो वेरिएशन ऑफ द, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की थी, वही फोटो यहाँ कहाँ आ गया, ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। ये हमने बात कर ली पहले ही। तो यदि हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो हमने बोला कि अलग अलग इकोसिस्टम है, तो वहां पर हमारे को डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये हमने पहले बात कर ली है कि भाई हमने 3 टाइप की बात की थी। सबसे पहले आनुवांशिक की बात की थी, है ना, यहाँ आ गए तो सब लिख देते हैं। दूसरी जातियों की, स्पीसी, है ना, और तीसरी पारिस्थितिकी। तीन प्रकार की डाइवर्सिटी की बात हमने की थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तीनों चीजें समझ में आई। उसके बाद में हमने क्या, डाइवर्सिटी अलग अलग डिफरेंट टाइप की इंडिया के अंदर की सब कुछ बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे को बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखना है ना, कि बायोडाइवर्सिटी कैसे घटती है, कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है, वो पहले हमने बात थोड़ी बहुत की है और भी आगे बात करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो, यदि हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल, अक्षांशीय ढाल के अकॉर्डिंग, कैसे, जैसे 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 यहां ठीक है, वाह वाह भैया वाह, क्या बनाए हैं, है ना। हमें भी नहीं पता था कि हम ऐसा बना लेंगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो क्या हुआ, ध्रुव की ओर गए। यहां से भी, ये मिड है ना, यहां से भी जैसे जैसे हम ऐसे नीचे जाएंगे तो ध्रुव की ओर। यहां पर देखो, एक ये ध्रुव हो गया, एक ये ध्रुव हो गया। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, तो ये क्या हो गई, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जिसने किसी को नहीं देखा, यह है भूमध्य रेखा जिसको किसी ने नहीं देखा, और ये है ध्रुव, है ना। आप कोई और ध्रुव मत समझ लेना, हम किसी ध्रुव की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर इस ध्रुव पोल की बात कर रहे हैं ना, ध्रुव, ठीक है।
तो ये दोनों हो गए ध्रुव आपके। तो अब इसमें देखो, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम टिचुक 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 ऐसे क्या है ध्रुव की ओर जाते हैं, वैसे वैसे क्या है जैव विविधता है वो घटती है। जैव विविधता क्या होती है? घटती है, मतलब कम होती है। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके कारण क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। कहां पर जाते हैं? पोल्स की साइड में जाते हैं। तो मत जाओ, और क्या है, कहां जा रहे हो? पता करना है इसलिए जा रहे हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब हमारे को पोल है की ओर जाएं, यदि इक्वेटर से कहा है पोल की साइड में जाएं, तो हमारे को क्या है, जैव विविधता घटती हुई देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? कैसे? हाउ? बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो, कैसे? तो हमने बोला कि मैं चला यहां, मैं इधर चला चाहे मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ठीक है, तो हम चले भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। अब उस कंडीशन में क्या है, जैव विविधता घटती है, मतलब यहां पर जैव विविधता होगी ज्यादा 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 ज्यादा, और यहां पर विविधता होगी कम कम कम। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। मान लो यहां है 5, यहां होगी 4, यहां होगी 3, यहां 2, यहां 1, यहां पे भी ऐसे ही 4 3 2, ऐसे क्या है, घटती जाएगी जैव विविधता। तो यहां पर देखो, उष्ण कटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब समझते हैं। इस स्लाइड को क्या करते हैं ना, डुप्लीकेट कर लेते हैं। हाँ, अब क्या है ना, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। क्या हो गया? हाँ, थोड़ा साफ कर लेते हैं ना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि जो ये भूमध्य रेखा है ना, यहां यहां थोड़ा सा इसको सही कर। इस एरिया में क्या होता है ना, इस जो ये जो वाला ये एरिया है, ये वाला यहां पर क्या है, हमारे को देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जंगल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर शीतोष्ण वाले मिलते हैं। और हमने पहले ही बात कर ली है कि उष्ण कटिबंधीय के अंदर हमारे को क्या है, जैव विविधता मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो यहां पर देखो, यहां लिख दिया मैंने उष्ण कटिबंधीय। स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं, स्लो पढ़ा रहा हूं तो भी बता देना है ना। उष्ण कटिबंधीय है। अब उष्ण कटिबंधीय है तो यहां पर तो क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, कौन सा, ये वाला, कौन सा कलर है, ब्लू, ये वाला जो रीजन है दिखाई दे रहा है, थोड़ा मोटा कर देते हैं ना, मोटा मोटा। ये वाला जो रीजन है, जैसे जैसे इधर जाते हैं पोल की साइड में, वहां पर क्या, कौन सा रीजन आ जाता है, ये वाला, ये उष्ण कटिबंधीय था जी। शीतोष्ण कैसे लिखते हैं? ठीक है, ऐसे। तो वहां पर जैव विविधता क्या होती है, कम। यहां पर जैव विविधता हमने पहले ही बात कर ली है ना, जैव विविधता क्या होती है, कम कम कम। तो जैसे जैसे जाएंगे जैव विविधता कम होती है। रीजन कि उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में, जो ये उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या है, जो स्टेबल हमारे को ऋतुएं देखने को मिलती है, मौसम है, वहां पर क्या है, क्या है, स्टेबल रहता है मौसम, ज्यादा चेंज नहीं होता है, मौसम संतुलित, संतुलित।
है ना। मौसम संतुलित रहता है, ज्यादा बाढ़ नहीं आती है वहां पर, बहुत ज्यादा अति वर्षा नहीं होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब एवरेज कोई भी इंसान रह सकता है जहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, बर्फ पड़ रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, क्या है यहाँ पर तापमान बहुत कम है, बर्फबारी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, तापमान बहुत कम है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही, बहुत ज्यादा, तो इसके कारण क्या है यहाँ पर मौसम बहुत चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, वहां पर रहना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पर रहना आसान है ना, तो यहाँ पर जैव विविधता क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम फेवरेबल कंडीशन है। अब हम लोग हैं, हम ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे ना जब एकदम मौसम अच्छा सा रहे हर टाइम, वहां पर जैव विविधता ज्यादा रहेगी। जहां पर मौसम चेंज हो रहा है बार बार, तो वहां दिल गार्डन गार्डन नहीं होगा, तो जहां दिल गार्डन गार्डन नहीं होगा वहां पर क्यों रहेंगे, तो लोग, तो जैव विविधता कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, इस एरिया में जैव विविधता हमारे को ज्यादा देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय वाले में। समशीतोष्ण, शीतोष्ण, पोल पर जाते हैं, यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ रही है भयंकर, हाँ नॉर्मल बर्फ में तो रह लेंगे, फिर भी बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ है सब जगह, और कुछ नहीं है, पेड़ भी नहीं उग पा रहे, कुछ नहीं पा रहे, पानी पी रहे, पानी जमा हुआ, सब कुछ जमा हुआ, ठीक है, कोई मतलब बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव टेम्परेचर, तो वहां पर क्या जैव विविधता देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम, रह ही नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या है कि भूमध्य रेखा से कहां जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता क्या होती है, घटती है, कम होती हुई दिखाई देती है। तो ये वाला चीज आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आपको पता है यदि हमारे क्या है लाखों वर्षों तक जो जैव विविधता को यदि बढ़ाना है, तो क्या है वहां का मौसम है वो क्या है, स्टेबल होना चाहिए, वहां के भाई ऋतुएं हैं चेंज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पोषण वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिलना चाहिए, तो वो सब यहाँ पर मिलता है, तो सब चीजें क्या है, फेवरेबल है, अच्छी चीजें मिल रही है। जहां दिल गार्डन गार्डन फील कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या है जैव विविधता, प्रजातियों की विविधता वो है हमारे को क्या देखने को मिलेगी, अधिक मिलेगी, और विकास भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो जातियां भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जैव विविधता भी ज्यादा होती है। कहां पर, भूमध्य रेखा के साइड में, और भूमध्य रेखा वाले साइड को हम क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, पोल के साइड में शीतोष्ण वाले क्षेत्र देखने को मिलती है, और वहां पर क्या है जैव विविधता कम होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्या क्या बात की हमने बात की थी यहां से, बायोडाइवर्सिटी किसने फेमस किया था भाई, एडवर्ड विल्सन ने। उसके बाद में हमने बात की थोड़ी सी स्पीसीज वगैरह, सबसे ज्यादा भ्रंग की देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने क्या भाई आम और चावल की बात की, ठीक है, जिसको आम को देखकर मुंह में पानी आया, मुंह लपलपाने लगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में हमने किसकी बात की, स्पीसीज डाइवर्सिटी की, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की, और उसके बाद में हमने देखा कि भाई यही चीज अभी मैंने समझाई वही चीज वापस, ठीक है। और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी 7 मिलियन के आसपास है, बट अभी इतनी पता नहीं लगा पाए हैं। और रॉबर्ट मे जी के अनुसार है कि भी बोला कि अभी तक 22% केवल पता लगा पाए हैं, और उसमें से यदि बात करते हैं 100 में से 70% जानवर है, और जानवरों के अंदर यदि बात करते हैं तो 37% क्या है, इंसेक्ट है, कीड़े हैं। ये हमने बात बहुत अच्छे से समझी। फिर इंडिया की बात की, फिर ये चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना है, अच्छे से चाटना है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे। इनके ऑर्डर की बात की हमने, स्ट्रिक्ट के आधार पर FB राम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। यदि हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो फंजाई सबसे ज्यादा होता है, कवक सबसे ज्यादा होता है, फंजाई मतलब कवक होता है, ये थोड़ा इंग्लिश में याद रख लेना है ना बाबू, ठीक है। फिर हमने बात की जो इंडिया है, टोटल एरिया कितना, तो टोटल का 2.4% है, बट जैव विविधता कितनी है, 8.1% देखने को मिलती है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, डबल डबल नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे ये सारे। फिर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट को क्यों नहीं रखा गया भाई, तो ये क्या है भाई, जो सूक्ष्म जीव जातियों का पहचानना उपयुक्त नहीं माना गया, जो पारंपरिक वर्गीकरण का तरीका अपनाया गया पुराने तरीके, उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहे थे, और इनको प्रयोगशाला में भी क्या है ग्रो करवाना, और ये डाइवर्सिटी हम पीछे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हमने बात की ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि भूमध्य रेखा से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो क्या है, जैव विविधता घटती है। क्यों, रीजन बताया कि यहाँ पर मौसम है वो एकदम दिल गार्डन गार्डन वाला जैसा रहता है, इसलिए वहां पर क्या है जैव विविधता ज्यादा होती है। धीरे धीरे जाते हैं पोल्स की ओर, तो क्या है जैव विविधता घटती हुई जाती है। जो हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो बर्ड्स की है डाइवर्सिटी, वो क्या है पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं, नहीं इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, तब क्या ये उल्टा भी पूछ सकते हैं
कि पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो क्या जैव विविधता बढ़ती है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटती है, देखने को मिलती है। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना है, लाइक करो, शेयर करो, आपकी मर्जी है, पर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी क्या है पढ़ने का मौका मिले और जोश के साथ में, होश के साथ में पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।